मेरा नाम विवेक है। मैं 28 साल का हूं और दिल्ली में रहता हूं। मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूं और मेरी जिंदगी बिल्कुल आम थी। सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर लौटना और फिर दिन खत्म। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। ये कहानी उसी रात से शुरू होती है। नवंबर का महीना था और हवा में ठंडक बढ़ चुकी थी। मैं ऑफिस से लौटकर अपने फ्लैट में पहुंचा। ये एक छोटा सा एक BHK फ्लैट था, लेकिन मेरे अकेले रहने के लिए पर्याप्त था। मैं बालकनी में बैठकर चाय पीने की आदत रखता था। ये मेरी दिन भर की थकान को दूर करने का एक जरिया था। उस रात मैंने भी यही किया। मैंने चाय बनाई और अपनी बालकनी में खड़ा हो गया। मेरी बालकनी से सामने एक बड़ा खाली मैदान दिखता था। मैदान के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे, लेकिन बीच में सिर्फ खाली जगह थी। मैंने कई बार सुना था कि वो मैदान कुछ अजीब है। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब चीजें होती हैं, लेकिन मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। उस रात जब मैं चाय पी रहा था, मेरी नजर मैदान के बीचों बीच पड़ी। वहां कुछ था। मैंने ध्यान से देखा। वो एक परछाई थी, इंसानी आकार की, लेकिन कोई इंसान नहीं। मैं हैरान रह गया। परछाई मैदान के बीचों बीच खड़ी थी। वो न हिल रही थी, न चल रही थी। हवा चल रही थी, लेकिन वो परछाई एकदम स्थिर थी। शुरू में मैंने सोचा कि शायद ये किसी पेड़ की छाया है, लेकिन मैदान में कोई पेड़ नहीं था। मैंने अपनी चाय का कप नीचे रखा और ध्यान से देखा। परछाई वहीं थी। उस वक्त मैंने खुद को समझाया कि ये मेरी आंखों का धोखा होगा। हो सकता है चाय पीते वक्त मेरी आंखें थक गई हों, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर घर कर चुकी थी। मैंने फैसला किया कि मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं अंदर आकर दरवाजा बंद करके सोने चला गया, लेकिन वो परछाई मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। रात को सपने में भी मैंने उसे देखा। सपने में मैं उसी मैदान में खड़ा था और वो परछाई मेरी ओर देख रही थी। मैं चीख कर उठ गया। पूरे शरीर में पसीना था। मैंने घड़ी देखी। रात के 3 बजे थे। अगले दिन ऑफिस में मेरा ध्यान काम में नहीं लगा। मुझे बार बार वो परछाई याद आ रही थी। मैंने अपने दोस्त आकाश को इस बारे में बताया। अरे तू भी ना कुछ ज्यादा ही सोचता है, उसने कहा। नहीं यार, वो सच में कुछ अजीब था। मैदान के बीचों बीच इंसानी परछाई, बिना किसी आदमी के, मैंने कहा। आकाश ने इसे मजाक में उड़ा दिया। शाम को जब मैं घर लौटा तो मैंने ठान लिया कि इस बार मैं मैदान को ध्यान से देखूंगा। मैंने खाना खाया और बालकनी में खड़ा हो गया। मेरी नजरें फिर से उसी मैदान पर गईं। परछाई अब भी वहीं थी। इस बार ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई और सोचा कि मुझे मैदान में जाकर देखना चाहिए। मैंने अपनी जैकेट पहनी और टॉर्च लेकर मैदान की ओर चल पड़ा। मैदान में पहुंचकर मैंने महसूस किया कि वहां अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लगा जैसे हवा वहां रुक गई हो। परछाई मेरे सामने थी। मैं उसके करीब गया, लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर डाली, टॉर्च बंद हो गई। मेरा मोबाइल भी बंद हो गया। मुझे डर लगने लगा, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि यह सब इत्तेफाक है। मैंने परछाई से बात करने की कोशिश की। कौन हो तुम? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने हिम्मत जुटाकर एक कदम और आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे पैर कांपने लगे। मैंने मैदान से भागना शुरू कर दिया। जब मैं अपने फ्लैट में पहुंचा तो मैंने दरवाजा बंद कर लिया और हांफते हुए जमीन पर बैठ गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार सोच रहा था कि वो परछाई क्या थी, वो इंसान क्यों नहीं था, और सबसे बड़ी बात, वो हिल क्यों नहीं रही थी। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने महसूस किया कि मेरे कमरे में अजीब सी ठंडक थी। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो मैदान खाली था। परछाई गायब थी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। पिछली रात जो कुछ हुआ, उसने मेरे मन में डर और बेचैनी का ऐसा बीज बो दिया था जिसे मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। ऑफिस में भी मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। वो परछाई, उसका न हिलना और मेरी पीठ पर महसूस हुआ वो अजीब सा स्पर्श, ये सब किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि आज सुबह जब मैंने मैदान को देखा
तो वहां परछाई नहीं थी। उस दिन मैंने अपने फ्लैट की बालकनी में जाकर मैदान को कई बार देखा। वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। मैंने सोचा कि शायद रात के अंधेरे में मेरी आंखों ने धोखा खाया होगा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने अपने दोस्त आकाश को फिर से कॉल किया। यार, कुछ गड़बड़ है, मैंने उसे कहा। क्या गड़बड़ है? अब भी उस परछाई के पीछे पड़ा है? उसने हंसते हुए कहा। हाँ यार, वो परछाई सुबह गायब थी, लेकिन रात को वो वहीं थी, जैसे मुझे देख रही हो। तू ज्यादा सोच रहा है, जा किसी मनोचिकित्सक से मिल ले। उसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उस रात मैं फिर से बालकनी में खड़ा था। मैदान में हल्की हल्की चांदनी फैली हुई थी। मैंने धीरे धीरे हर कोने को देखा और तभी मेरी नजर पड़ी। परछाई वापस थी। मैंने महसूस किया कि इस बार परछाई पिछली रात की तुलना में थोड़ी करीब लग रही थी। ऐसा लगा जैसे वो मैदान के बीचों बीच से थोड़ा मेरी तरफ खिसक आई हो। मेरे अंदर डर और जिज्ञासा का अजीब सा मिश्रण था। मैं जानना चाहता था कि यह क्या है। इस बार मैंने मैदान में अकेले जाने का फैसला नहीं किया। मैंने सोचा कि अगर आकाश मेरे साथ हो तो शायद मुझे हिम्मत मिले। मैंने तुरंत आकाश को फोन किया। आकाश भाई, आज रात मेरे साथ मैदान चल, मुझे तुझसे कुछ दिखाना है। विवेक, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब फिर से उसी मैदान की बात कर रहा है। यार प्लीज एक बार चल। अगर तुझे कुछ अजीब ना लगे तो मैं ये बात हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। थोड़ी नानुकुर के बाद आकाश मान गया। रात के करीब 11 बजे हम दोनों मैदान में पहुंचे। मैंने अपने साथ टॉर्च और कैमरा भी लिया था। इस बार मैं सबूत जुटाने के लिए तैयार था। वो देख, मैंने परछाई की ओर इशारा किया। आकाश ने देखा और थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। यार, ये तो अजीब है, उसने कहा। मैंने तुझे कहा था। हम धीरे धीरे परछाई की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम पास जा रहे थे, मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। जब हम परछाई के करीब पहुंचे तो मैंने महसूस किया कि वहां हवा बहुत ठंडी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां से सारी गर्मी चुरा ली हो। भाई, ये क्या है? आकाश की आवाज में भी अब डर था। मैंने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च ने फिर से काम करना बंद कर दिया। ये हर बार ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने घबराकर कहा। आकाश ने अपने फोन से रोशनी डाली। परछाई अब भी वहीं थी, लेकिन उसका आकार थोड़ा बदल गया था। वो लंबी और डरावनी लगने लगी थी। जैसे ही हम परछाई के और करीब पहुंचे, हमें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। वो आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई बहुत धीमे स्वर में कुछ बड़बड़ा रहा हो। चल यहां से, आकाश ने मुझे खींचते हुए कहा। नहीं, रुक, मुझे पता लगाना है कि ये क्या है। मैंने कैमरा ऑन किया और परछाई की तरफ किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर परछाई नजर ही नहीं आ रही थी। ये क्या बकवास है? ये परछाई कैमरे में क्यों नहीं आ रही? मैंने चिल्लाते हुए कहा। आकाश अब पूरी तरह डर चुका था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मैदान से बाहर खींचने लगा। हम दोनों मैदान से बाहर भागे और सीधे मेरे फ्लैट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर आकाश ने कहा, विवेक भाई, ये कुछ सामान्य नहीं है, तू उस मैदान से दूर रह। मैंने उसकी बात सुन ली, लेकिन मेरे मन में सवाल अभी भी थे। वो परछाई क्या थी और कैमरे में क्यों नहीं आई? उस रात जब मैं सोने गया तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अपने कमरे के हर कोने को देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में मैंने देखा कि एक कोने में वहीं परछाई खड़ी थी। मैं चीख नहीं पाया। मेरी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। वो परछाई अब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। रात का अंधेरा और बढ़ चुका था और मेरे कमरे में सन्नाटा था। कुछ ही देर पहले जब कमरे की लाइट अचानक चली गई, मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ था, लेकिन अब जो मुझे दिख रहा था उसने मेरे खून को ठंडा कर दिया था। वही परछाई, वही सन्नाटा, वही डर। वो परछाई अब मेरे कमरे के कोने में खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी पहले मैंने उसे मैदान में देखा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो नहीं हिली, नहीं चली, बस खड़ी रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्या ये सच में परछाई थी या मेरी मानसिक स्थिति अब बिगड़ चुकी थी? मेरी सांसें थम गईं, लेकिन किसी अजीब तरह की जिज्ञासा ने मुझे उस परछाई के करीब जाने के लिए मजबूर किया।
मेरी घबराई हुई आंखों के सामने मैं उसे धीरे धीरे देख रहा था। वो बिल्कुल स्थिर थी, जैसे वो मुझे देख रही हो, लेकिन कोई प्रतिक्रिया ना हो। मैंने धीरे से उठने की कोशिश की, लेकिन मेरी टांगें कांपने लगी। मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे मैं उस परछाई के करीब बढ़ रहा था, कमरे में ठंडक बढ़ रही थी। पूरा माहौल अब बिल्कुल बदला हुआ था, एक डरावनी चुप। मैंने अपने हाथों से कमरे की लाइट को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लाइट भी बंद थी। मुझे यह समझ में आ गया कि कुछ बहुत गड़बड़ था। यह सिर्फ एक खौफनाक सपना नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने तुरंत आकाश को कॉल किया। मुझे उम्मीद थी कि वह मुझे सांत्वना देगा, लेकिन उसकी आवाज ने मुझे और भी परेशान कर दिया। क्या हुआ? आकाश की आवाज में घबराहट थी। वो परछाई, वही, वो मेरे कमरे में है। मैंने जल्दी जल्दी कहा। क्या बकवास कर रहा है तू? अब तो सच में तू पागल हो गया है। नहीं यार, मैं सच कह रहा हूं। वह परछाई बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तू थोड़ा शांत हो, मैं तुझे वहीं आता हूं। आकाश कुछ ही मिनटों में मेरे पास पहुंचा, लेकिन जब उसने कमरे में देखा तो उस परछाई का कुछ पता नहीं चला। कमरे में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन परछाई गायब हो चुकी थी। क्या तू सच में ठीक है? वहां कुछ नहीं था, आकाश ने चिंता भरे स्वर में कहा। लेकिन मैंने उसे देखा था, वो यहां थी, मैंने बेमन से कहा। आकाश ने मुझे समझाया कि मैं शायद मानसिक रूप से परेशान हो सकता हूं और ये सब सिर्फ मेरी चिंताओं का नतीजा हो सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब तक की घटनाओं ने मेरी आत्मविश्वास को खोखला कर दिया था। रात के करीब 3 बजे के आसपास मैं बिस्तर पर लेटने की कोशिश कर रहा था। आकाश मेरे पास था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या था। जब मैं आंखें बंद कर रहा था तो मैंने अचानक महसूस किया कि कोई मेरे पास खड़ा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से आंखें खोली और सामने वही परछाई खड़ी थी, बिल्कुल मेरे सिर के पास। इस बार वह बिल्कुल भी स्थिर नहीं थी। वह मेरे पास मेरी तरफ झुकने लगी थी। उसके चेहरे पर कोई स्पष्ट रूप नहीं था, बस एक गहरी काली परछाई जो मेरे शरीर को ठंडा कर रही थी। मुझे अब यह महसूस हुआ कि मैं और आकाश अकेले नहीं थे। इस परछाई को रोकने का कोई तरीका नहीं था। मैं हिम्मत जुटाकर उसके पास गया और चिल्लाया, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? परछाई ने एक हल्की सी आवाज में जवाब दिया, तुमसे ही तो चाहता हूं। मेरे अंदर डर की लहर दौड़ गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह परछाई क्या कह रही थी। क्या यह सच में कोई आत्मा थी या फिर कुछ और? जैसे जैसे वक्त बढ़ा, हम दोनों अब यह महसूस करने लगे थे कि यह केवल एक परछाई नहीं थी। यह कुछ और थी जो हमें देख रही थी और हमें धीरे धीरे अपने जाल में फंसा रही थी। आकाश और मैं दोनों डर से कांप रहे थे, लेकिन हमें अभी तक इसका सही कारण नहीं पता था। आकाश ने कहा, विवेक, हमें किसी एक्सपर्ट से मदद लेनी चाहिए। यह चीज नॉर्मल नहीं है। पर कहां से? कौन मदद करेगा? मैंने घबराहट में कहा। आकाश ने कहा, चल किसी तांत्रिक या किसी जानकार के पास चलते हैं। हमें इस परछाई का रहस्य जानना चाहिए। हम दोनों ने फैसला किया कि हम अगले दिन एक तांत्रिक के पास जाएंगे, लेकिन रात को वह परछाई हमें फिर से आकर दिखी। इस बार उसने हमें कुछ और दिखाया। उसने हमें दिखाया कि वह केवल एक परछाई नहीं थी, बल्कि वह एक आत्मा थी जो अपने शिकार की तलाश में थी। हमारे सामने अब एक बड़ा सवाल था, क्या यह परछाई हमारी जान ले सकती थी? क्या हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे? कभी कभी जब आप खुद को सबसे अधिक असुरक्षित महसूस करते हैं, तभी वो चीजें होती हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी जिंदगी में वो घड़ी अब आ चुकी थी जब डर ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। रात के अंधेरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। आकाश और मैं दोनों ही परछाई के रहस्य को समझने के लिए किसी न किसी उपाय की तलाश में थे, लेकिन हर बार ऐसा लगता था कि हम उस रहस्य से और भी दूर जा रहे थे। जैसा मैंने सोचा था, रात में फिर से वही परछाई मेरे पास आई थी, लेकिन इस बार वह केवल खड़ी नहीं थी, अब वह ज्यादा सक्रिय थी। वह मेरे बिस्तर के पास बिल्कुल मेरी आंखों के सामने आ खड़ी हुई थी। उसकी लंबी, काली और रहस्यमयी आकृति मुझे अब डर के बजाय घबराहट से भरने लगी थी। मुझे अब समझ में आ गया था कि यह सिर्फ एक परछाई नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था।
जब वह मेरे पास आई तो मेरी सोच बिल्कुल थम गई थी। उसकी आंखें, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थीं, इस बार मुझे सीधे घूर रही थीं। वह मेरी तरफ देख रही थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो। क्या तुम सच में मुझे देख सकते हो? मैंने धीरे से पूछा। परछाई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी परछाई का आकार थोड़ा बदलने लगा। एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आई और मुझे यह महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उसके चेहरे की परछाई अब एक डरावनी शक्ल लेने लगी थी। उसका चेहरा अब विकृत होने लगा था, जैसे वह पूरी तरह से अमानवीय हो गया हो। मैं अब अपनी जगह से हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, वह गायब हो गई। मेरी धड़कन तेज हो गई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या यह सच में मेरी मानसिक स्थिति का नतीजा था या फिर कोई सच्चा भूत था जो मुझे मारने की धमकी दे रहा था? आकाश को जब मैंने यह सब बताया तो उसने मेरी हालत देखी और धीरे से कहा, विवेक, हमें अब कुछ करना होगा। यह कोई आम परछाई नहीं है। यह शायद किसी आत्मा का रूप है जो किसी कारणवश हमें परेशान कर रही है। हमें अब इसका इलाज ढूंढना होगा। हमने तय किया कि हमें तांत्रिक के पास जाना चाहिए, लेकिन जब हम तांत्रिक से मिलने गए तो जो कुछ भी उन्होंने कहा वह और भी ज्यादा डरावना था। यह परछाई तुम्हारी नहीं, बल्कि किसी और की है, तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा। तुम दोनों बहुत ही बड़े संकट में फंसे हुए हो। इस परछाई का संबंध किसी पुराने शाप से है जो एक बार छूट चुका था। यह अब तुम दोनों को अपने जाल में फंसाना चाहती है। हम दोनों की सांसें थमी। क्या वह सच में हमारी जान ले सकती थी? तांत्रिक ने हमें बताया कि यह परछाई किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसने अपनी मौत के बाद अपनी आत्मा को शांति नहीं पाई थी। उसका वास किसी अंधेरे स्थान में था, लेकिन जैसे जैसे हम उसके पास पहुंचे, वह हमारे जीवन में घुसने की कोशिश कर रही थी। हमें उस स्थान का नाम बताया गया, लेकिन हमें पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था कि हम वहां जाएं। तुम दोनों को जल्दी ही उस स्थान पर जाना होगा, तांत्रिक ने कहा। वहां कुछ चीजें छिपी हुई हैं जो तुम्हारी मदद कर सकती हैं, लेकिन समय बहुत कम है। आकाश और मैं अब पूरी तरह से डरे हुए थे। हम जल्दी से उस स्थान पर पहुंचने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इससे पहले कुछ और घटनाएं घटी जो हमारी घबराहट को और बढ़ा गईं। हम जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे, हमें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। चारों ओर एक सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी गंध आ रही थी। जैसे ही हम अंदर गए, हमें वह परछाई फिर से दिखी। इस बार वह परछाई बिल्कुल सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर वही विकृत मुस्कान थी। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। तुम क्या चाहते हो? आकाश ने डरते हुए पूछा। तुमसे, परछाई ने धीमी आवाज में कहा। तुम दोनों को, अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। उसकी आवाज में कोई विशेष शक्ति थी जो हमारे अंदर एक घबराहट पैदा कर रही थी। हम 2 कदम पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह हमें नजदीक आने से रोकने वाली नहीं थी। वह परछाई हमें चारों ओर से घेर चुकी थी। ओर से एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। हमें महसूस हुआ कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। यही वह क्षण था जब आकाश ने अपनी आंखों में एक अजीब सी ठान ली। उसने कहा, विवेक, हमें इसे अब खत्म करना होगा। हम इसके सामने कभी नहीं झुके हैं और अब भी नहीं झुकेंगे। हम दोनों ने एक साथ उसकी ओर बढ़ते हुए उसे चुनौती दी। वह परछाई हमारी ओर बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही वह हमारी ओर बढ़ी, हमने उसकी परछाई को पकड़ने की कोशिश की और फिर अचानक वह गायब हो गई। लेकिन वह गायब हुई नहीं थी। उसने हमें अपने जाल में फंसा लिया था। हमें समझ में आ गया था कि यह परछाई हमें केवल डराने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वह हमारे साथ अपना गंदा खेल खेल रही थी। आकाश और मैं अब उस अंधेरे स्थान में पूरी तरह से फंस चुके थे और एक पल बाद हम दोनों उस जगह से बाहर नहीं निकल पाए। हमारी आंखों के सामने वही काली परछाई थी और वह हमें देख रही थी जैसे वह हमारी आत्माओं को अब हमेशा के लिए अपने कब्जे में लेना चाहती हो। हम दोनों, आकाश और मैं, अब एक अंधेरे और सुनसान जगह में फंसे हुए थे। हमारी आखिरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। हमारी आत्माओं को लूटने के लिए परछाई अब हमें चारों ओर से घेर चुकी थी। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी काली आकृति हमें और भी डराने लगी। उसकी हर हरकत में कोई न कोई गहरी साजिश छिपी हुई थी। उसकी चुप्पी से ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारी हर चाल को समझ रही हो।
और हम उसके जाल में फंसते जा रहे थे। हम दोनों बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन हमारे अंदर की लड़ाई और डर अब एक साथ हमें उस खतरनाक अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। आकाश ने एक बार फिर मुझसे कहा, विवेक, हम इस बार हर हालत में इसे खत्म करेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। मैंने आकाश की बातों को सुना और महसूस किया कि अब हमें सिर्फ एक मौका मिल सकता है, एक आखिरी मौका जो हम दोनों को बचा सकता था। हम दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाए और उस परछाई की ओर बढ़ने लगे। वह अब हमें एक घृणित मुस्कान के साथ घूर रही थी। उसकी आंखें, जो पहले खाली और डरावनी लग रही थीं, अब हमें नफरत और क्रोध से भरी हुई महसूस हो रही थी। यह कोई साधारण परछाई नहीं थी, यह किसी खोई हुई आत्मा का रूप थी जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। तुम क्यों हमें परेशान कर रही हो? आकाश ने चिल्लाकर पूछा। उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि गुस्सा था। क्या तुम अपनी आत्मा को शांति नहीं दे सकती? क्या तुम हमें अब इस दुनिया से पूरी तरह खत्म करना चाहती हो? परछाई के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। उसने धीरे धीरे कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों खत्म हो जाओ। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों मेरी तरह बन जाओ, अंधेरे में खोकर हमेशा के लिए मेरी परछाई बन जाओ। हम दोनों का दिल अब किसी गहरे कुएं में गिरने जैसा महसूस हुआ। हमें समझ में आ गया कि यह आत्मा किसी समय बहुत दुखी थी और अब वह हमें अपने दर्द और गुस्से का शिकार बना रही थी। लेकिन हमें यह भी समझ में आ गया कि अब या तो हमें इसे हराना था या फिर खुद को पूरी तरह से खो देना था। तांत्रिक की बातों को याद करते हुए हम दोनों ने एक बार फिर उस स्थान पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे याद आया कि तांत्रिक ने हमें कहा था कि इस परछाई को उसके पुराने भूतिया स्थान पर वापस भेजना होगा। लेकिन अब वह स्थान भी हमारे सामने नहीं था। वह सिर्फ एक अंधेरे, विकृत आकार में बदल चुका था। आकाश ने मेरी तरफ देखा और कहा, अब हमें तांत्रिक की बातों को ध्यान में रखते हुए कोई अंतिम कदम उठाना होगा। मैंने धीरे से जवाब दिया, क्या हमें इसे शांति से खत्म करने का कोई तरीका मिल सकता है? आकाश ने सिर हिलाया और कहा, हमें इसे इस अंधेरे जगह से बाहर भेजने का रास्ता ढूंढना होगा। यही एकमात्र तरीका हो सकता है, वरना हम दोनों का जीवन खत्म हो जाएगा। हम दोनों ने एक साथ उस परछाई को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम करीब पहुंचे, वह परछाई अचानक गायब हो गई और फिर हमें महसूस हुआ कि हम किसी जाल में फंस चुके थे। हम दोनों को अचानक महसूस हुआ कि हम उस जगह के बाहर नहीं निकल सकते। यह जगह, वह परछाई और हमारा डर, सब कुछ एक ही कड़ी से जुड़ा हुआ था। फिर आकाश ने अचानक कुछ याद किया। विवेक, याद है तांत्रिक ने कहा था कि हम उसे उसकी पूरी शक्ति से कमजोर कर सकते हैं अगर हम उसे फिर से उसी स्थिति में ले आए जहां उसने अपनी आत्मा को खो दिया था, तो वह खत्म हो सकती है। हम दोनों ने मिलकर उस परछाई को फिर से उसी स्थान पर लाने की कोशिश की जहां से उसकी आत्मा बाहर आई थी। इस बार हमें समझ में आ गया कि वह परछाई जो पहले हमसे डराती थी, अब खुद हमारी शक्ति का सामना करने में असमर्थ हो रही थी। लेकिन जैसे ही हम उसे उस स्थान पर लाने में सफल हुए, एक जबरदस्त शोर और एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। हमारे सामने एक अंधेरे गुफा जैसा स्थान था जहां से वह परछाई निकलकर हमें डराने आई थी। जैसे ही हम उस स्थान में दाखिल हुए, हम दोनों ने महसूस किया कि हमारे आसपास का वातावरण बदलने लगा था। वह जगह अब अचानक गर्म हो गई थी और अंधेरे में घिरी हुई हवा हमें एक भयावह महसूस करा रही थी। हमें यह समझ में आ गया कि हम एक अंतिम और खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुके थे। हमारी आंखों के सामने वह परछाई पूरी तरह से रूप बदल चुकी थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसके चेहरे से रक्त की धारें बह रही थीं और उसकी आंखों में एक लाल रंग का खौफनाक शून्य था। हमने महसूस किया कि यह उस परछाई का असली रूप था और वह अब हमारे सामने खड़ी थी, जैसे वह हमें खत्म करने का मन बना चुकी हो। उसने अपना मुंह खोला और हम दोनों के सामने वो बोली, अब तुम दोनों मेरी दुनिया में हमेशा के लिए खो जाओगे। और फिर वह अचानक गायब हो गई। लेकिन इस बार उसकी आवाज हमारे कानों में गूंजती रही और हमें लगा कि हम कभी भी उसे शांति से नहीं छोड़ पाएंगे। कुछ समय बाद हम दोनों उस स्थान से बाहर निकले, लेकिन हमारी आंखों में अब वही डर था जो हम पहले महसूस कर चुके थे। और फिर अचानक
जब हम दोनों घर लौटने के लिए रास्ते पर थे, एक और भयावह बात हुई। हमने देखा कि हमारे पीछे वह काली परछाई फिर से खड़ी थी और वह हमें देख रही थी, अब तक नहीं बल्कि हमेशा के लिए। हम दोनों का दिल एक साथ धड़कने लगा और हम समझ गए कि हमारी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। हम वह दर्द और भय कभी नहीं भूल सकते थे जो हमने उस दिन महसूस किया था।